तो अब जैसे आपका ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वाला पॉइंट है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जब मैं कैग की बात करता हूं तो आर्टिकल कौन सा याद रखना है। तो इसमें आपके लिए आ जाएगा भाई आर्टिकल 148। आपको याद रखना है आर्टिकल 148 क्या कहता है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 कहता है कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होना चाहिए कैग का। आर्टिकल 148 says there has to be an independent office of CAG. The key word is independent. There has to be independent office of the CAG. Just give me a minute. ठीक है जी, so we have the Comptroller and Auditor General of India. There has to be independent office as per Article 148. इसको हमने कैसे डेजिग्नेट किया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को हम मानते हैं भाई ये हमारे लिए इज द हेड इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। कैग को जो डेजिग्नेट किया जाता है, कंसीडर टू बी द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये हेड है, इंपॉर्टेंट। ठीक, सिमिलरली जिस तरह से, क्योंकि देखो ऑडिट बहुत जरूरी चीज है। आप इस बात की आसान भाषा में इंपॉर्टेंट समझो कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो हमारा पैसा है, हम पब्लिक का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, राइट। तो पब्लिक मनी को अगर कोई सरकार इस्तेमाल कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, तो वो पैसा सही चीज में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं कर रही है, जहां जरूरत है वहां पैसा खर्च कर रही है, फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही है, 2 रुपए का काम 10 रुपए में तो नहीं कर रही है। तो सरकार के एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए ये कैग का ऑफिस बहुत जरूरी है, जो ऑडिट करेगा एक एक पैसा जो सरकार ने खर्च किया, उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करेगा, उसको बिल्कुल देखेगा कि क्या खर्चा हुआ, कहां खर्चा हुआ, और जहां पे इरेगुलरिटी आती है फिर तभी वो आता है कि भाई कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि सरकार ने इतने लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया है, इतने लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया है। वो सब कैसे पता चलता है? ऑडिट की रिपोर्ट से। तो किसी भी खर्चे का जब ऑडिट होता है तो बेसिकली वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है लेजिस्लेचर की, सॉरी एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो ऑडिट जो होता है, ऑडिट क्यों होता है, ऑडिट का काम क्या है कि ये इंश्योर करना कि पैसा सही काम में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसीलिए कैग को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। दैट्स व्हाई कैग इज कॉल्ड as the guardian is called the guardian of पब्लिक पर्स। अब आपको मतलब समझ में आया ना, पब्लिक पर्स हमारा टैक्स पेयर का पैसा, उसको उसका गार्जियन है। एंड does it controls the entire and it controls the entire financial system, the entire financial system ऑफ द कंट्री। हमारे पूरे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है।
पब्लिक के पैसे को बर्बाद होने से बचाता है। और एक चीज, कैग जो है इट बेसिकली ऑपरेट एट बोथ सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल। सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे ये ऑपरेट करता है, सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे ये काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन जो कैग की आपको याद रखनी है। नाउ व्हाट अबाउट इट्स अपॉइंटमेंट एंड व्हाट अबाउट इट्स टर्म। अगर मैं इसके अपॉइंटमेंट या टर्म की बात करूं तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग। कौन करेगा अपॉइंट? तो ऐसा है, हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है कैग को भी अपॉइंट करता है बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और जब इसको अपॉइंट किया जाएगा मस्ट टेक ओथ। तो इसके लिए ये प्रॉपर अपनी शपथ लेता है, प्रॉपर ओथ लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया कोई और दूसरा ऑफिसर। ओथ में क्या बोलता है? वही जो बाकी जो नॉर्मल ओथ होती है कि भाई अपना काम जो है पूरी निष्ठा से करेंगे, संविधान के प्रति अपना लॉयल रहेंगे, भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे, जो है सारा बेस्ट ऑफ नॉलेज से काम करेंगे, वो सब जो नॉर्मल ओथ है। पर कहने का मतलब है कि कैग का ऑफिस जो है वो ओथ शपथ लेके काम करता है। शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया गया कोई दूसरा। ठीक है, अगर मैं टर्म की बात करूं, अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूं, टर्म की बात करूं, तो जो टर्म है कैग की इट इज अ 6 ईयर टर्म। तो टोटल कैग का जो पोस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट 6 साल के लिए की जाती है, 6 ईयर्स और 65 एज, जो भी पहले हो जाए, 6 साल पहले पूरे हो जाए या 65 साल की उम्र पहली हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, हाँ, उससे पहले अगर रिजाइन देना हो तो रिजाइन दे सकता है। नॉर्मल टेन्योर ये है, अगर रिजाइन देना होगा कैग को बिल्कुल दे देगा। रिजाइन का लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। रिजाइन का लेटर अपने प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा इसे। बाकी रिमूव भी किया जा सकता है, यस, कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। स्टार मार्क कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो बाय प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है मगर उसकी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि गवर्नर की तरह जब मन किया निकाल दिया, ऐसा नहीं। अगर रिमूव करना है बट ओनली देयर इज अ कंडीशन, दिस रिमूवल ओनली ओनली ऑन द सेम ग्राउंड्स, only on the same grounds and by same process that of a Supreme Court judge। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने में फॉलो करनी पड़ती है वही सेम प्रोसेस कैग को हटाने में यूज होगा। वही सेम ग्राउंड्स होने चाहिए, प्रूवन प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। जो सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, देयर हैज टू बी अ प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब बिना इसके आप इसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस।
ठीक है जी. So it can be removed also by the president, but on the same grounds as that of Supreme Court judge, और वो भी प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के बेसिस पे. अच्छा, आप मुझे खुद एक बात बताओ कि कैग का जो हमने स्टार्टिंग में बात किया, अभी कैग का ऑफिस ना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है ना. इसकी ड्यूटीज, इसकी पावर अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है. तो इसलिए इस पोस्ट का इंडिपेंडेंट रहना भी बहुत जरूरी है ना. तो अगर पहले हम इसकी ड्यूटीज और पावर समझ लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की जाती है. संविधान में कई प्रोविजन है जो इसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए बनाए गए. बट पहले विल टॉक अबाउट द ड्यूटीज एंड द पावर. क्या करता क्या है, क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, वो आपको मैं बता देता हूँ. तो पहले तो एक छोटा सा नोट लिखेंगे, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे. पहले आप हेडिंग बनाइए, ड्यूटीज एंड द पावर. ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैग. अब जो भी ड्यूटीज और जो भी पावर है कैग की, ये हमें मेंशन किया गया है एज पर आर्टिकल 149. आर्टिकल 149 में इसके ये सब बताया गया है. और 149 में ये कहा गया था कि भाई पार्लियामेंट के ऊपर हम छोड़ते हैं. आर्टिकल 149 जो है, इट बेसिकली ऑथराइजेज द पार्लियामेंट. इट बेसिकली ऑथराइजेज द पार्लियामेंट कि भाई आप जो है वो करो. इट ऑथराइजेज द पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट का काम है इसकी ड्यूटीज और पावर को फिक्स करना, असाइन करना. और अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे, पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास की है, दैट इज कैग्स ड्यूटी पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट. उसको कहते हैं, दैट एक्ट इज कॉल्ड कैग ड्यूटीज पावर एंड conditions of service and condition of service एक्ट 1971. ठीक है. ये जो ये एक्ट जो पास की है 1971 में, 1971 में पास करी. 1971. ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैग, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी एक्ट के बेसिस पे हम आपको सारी ड्यूटीज और पावर बढ़ाएंगे. तो आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए भाई हमारे पास कौन सा कानून है जिसमें सारी ड्यूटी और पावर लिखी गई है. अब आपने ये इंफॉर्मेशन लिख ली है, तो एज पर दी एक्ट जो ड्यूटीज और पावर है वो मैं आपको बता देता हूँ. पहले मैं ड्यूटीज के बारे में बात कर लेता हूँ. सो लेट्स अंडरस्टैंड द ड्यूटीज ऑफ द कैग. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की क्या क्या ड्यूटी है वो बताइए. सबसे पहला काम, ऑडिट करेगा जितना भी खर्चा, ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो कैग का पहला काम है टू ऑडिट all the expenditure to audit all the expenditure from the consolidated fund of India, है ना. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो सारा एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने का काम है, ड्यूटी है कैग की. और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही नहीं, इनफैक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्लस में इवन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. हर स्टेट का भी तो अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है ना. तो ये ऑडिट करता है जो खर्चा, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा हुआ या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, हर स्टेट का, एवरी स्टेट का. तो ये स्टेट और सेंटर दोनों के कंसोलिडेटेड फंड्स को, के खर्चों को ऑडिट करेगा. ये पहला इंपॉर्टेंट ड्यूटी कैग की. इसमें दोनों आ गए. इसके अलावा अदर देन दिस, ये ऑडिट करता है ऑल ट्रांजेक्शंस. इसका काम है टू ऑडिट, इसका काम है टू ऑडिट
all transactions, to audit all transactions to audit all the transactions related to contingency fund। जो प्रेसिडेंट के पास 500 करोड़ का फंड होता है, अगर कभी कंटिजेंसी फंड में से भी कोई पैसा खर्च हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है, या फिर उसके अलावा पब्लिक अकाउंट एंड इवन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या उसमें से कोई ट्रांजेक्शन हुई है, तो इन ट्रांजेक्शन्स को भी कौन ऑडिट करेगा? कैग ऑडिट करेगा। तो पैसा चाहे कंसोलिडेटेड फंड में से खर्चा हो, कंटिजेंसी फंड में से हो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से हो, तो सारे ट्रांजेक्शन्स का कौन टेक केयर करेगा? ये वाला। अब ये कंटिजेंसी और पब्लिक दोनों के हो सकते हैं, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर स्टेट दोनों के ही अपने अपने कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट फंड हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा काम है इसका, ये ऑडिट करेगा, ये ऑडिट करता है जितने भी आपके ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स वगैरह होते हैं, ऑडिट करता है आपके जो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, जो भी P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स होते हैं आपके, कोई भी बैलेंस शीट होती है, कोई भी बैलेंस शीट्स होती हैं, ठीक है ना, ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कोई डिपार्टमेंट हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, उसके ये सारे अकाउंट्स को भी कौन ऑडिट करेगा? कैग ऑडिट करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक और चीज जिसको ये ऑडिट करेगा कैग, इट ऑल्सो ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। ये ऑडिट करता है कोई भी रिसीट, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, कोई भी रिसीट, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, किसी भी सेंट्रल या स्टेट बॉडी का, ऑडिट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट बॉडी, उन सबके एक्सपेंडिचर और रिसीट को भी ये ऑडिट जाके करता है, ठीक है। इसके अलावा कैग ऑल्सो हैज टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनीज। जितनी भी सरकारी कंपनी है, सभी सरकारी कंपनीज के अकाउंटों को ऑडिट करना, सभी कॉरपोरेशंस को ऑडिट करना, एंड एनी अदर बॉडी ब्रैकेट में जरूर लिखना, एज रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर रिक्वेस्ट करे तो कोई और बॉडी भी हो सकता है, वरना सभी सरकारी कंपनियां, सभी कॉरपोरेशंस, सबको ऑडिट करने का काम है कैग का। तो क्या क्या कर रहा है कैग? कोई भी खर्चा होगा, चाहे कंसोलिडेटेड फंड का खर्चा हो, आराम से कर लो यार, आराम से, कोई भी खर्चा हो, कंसोलिडेटेड फंड का खर्चा, चाहे वो स्टेट का हो, इंडिया का हो, कोई भी कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट का खर्चा, उसको ऑडिट करना, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग, पीएल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का ऑडिट करना, किसी भी सरकारी बॉडी डिपार्टमेंट के रिसीट एक्सपेंडिचर्स को चेक करना, और गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशंस या कोई भी बॉडी जो प्रेसिडेंट, गवर्नर जिसका कह दे कि भाई ऑडिट करना है, उन सब का ऑडिट करता है ये।
साथ ही साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ड्यूटी है कैग की, और वो ड्यूटी क्या है, वो है इसका, ये एडवाइस भी देता है प्रेसिडेंट को। इसका एक और काम है टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन हाउ द सेंटर एंड स्टेट्स शुड कीप देयर रिकॉर्ड्स। भाई उनको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, किस फॉर्मेट में मेंटेन करने हैं। कल को ऑडिट होएगा तो वो सेम फॉर्मेट चाहिए होता है ऑडिट करने के लिए। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि आप बोलिए सेंटर और स्टेट को कि अपने रिकॉर्ड्स को ना ऐसे मेंटेन करें, अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी चीजों को ऐसा मेंटेन करे। ये एडवाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट इससे पूछ भी सकता है, खुद भी उनको बता सकता है। ठीक है। अब जो भी इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, इसकी एक और ड्यूटी है टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट्स, टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो गवर्नर को देगा। तो ये उनको रिपोर्ट देना भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली जो कैग है, इसका एक और काम है टू सर्टिफाई नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एक आखिरी काम है टू सर्टिफाई the net proceeds of any tax or duty। किसी टैक्स या किसी ड्यूटी का नेट प्रोसीड कितना। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, टोटल कितना टैक्स इकट्ठा हुआ माइनस में उसका कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना है। मैंने 100 रुपए इकट्ठा किया, टैक्स 100 रुपए इकट्ठा हुआ, लेकिन 100 रुपए कलेक्ट करने में 20 रुपए का खर्चा भी आया, तो मेरा नेट प्रोसीड कितना हुआ, 80 रुपए। तो टोटल टैक्स कितना कलेक्ट हुआ उसमें से माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितनी आई, उसे नेट प्रोसीड्स कहते हैं। और ये जो इसका जो सर्टिफिकेशन है, नेट प्रोसीड कितना है टैक्स का, ड्यूटी का, इसका जो सर्टिफिकेशन होता है दैट इज कंसिडर्ड फाइनल। यस, ये जो सर्टिफाई कर देगा ना, इसका किया हुआ सर्टिफिकेशन को फाइनल माना जाएगा। अगर कैग ने बोल दिया कि नहीं, टोटल नेट प्रोसीड 80 नहीं 70 रुपए, तो 70 रुपए ही माना जाएगा। तो ये एक और इसका इंपॉर्टेंट काम है, किसी भी टैक्स किसी भी ड्यूटी का टोटल कलेक्शन कितना है, टोटल नेट प्रोसीड कितनी है, उसको सर्टिफाई करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी ड्यूटी है। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा कैग है इज कंसिडर्ड टू बी गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। इसको हम एक और यहाँ तक का आई थिंक फ्लो चार्ट सबका बन गया होगा, तो एक चीज एज ए छोटा सा नोट डाल के लिख लेना जो आप याद रखोगे, दैट कैग acts as a guide, a friend, a guide, friend and a philosopher, a guide, friend and a philosopher, act as a guide, friend and a philosopher of पब्लिक अकाउंट कमेटी। पैक याद है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पार्लियामेंट की, उस पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर माना जाता है। ये लाइन याद रखना, कभी एमसीक्यू में पूछ लें, बताओ पैक का गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर कौन है, तो अपने को मालूम होना चाहिए सर वो कैग है, कोई और नहीं है ना। ये आइडिया, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ये तो बात होगी इसकी ड्यूटीज की, इसके पास पावर क्या क्या है।
कैग की ड्यूटीज तो समझ ली, कैग के पास पावर क्या क्या है, ड्यूटीज सबकी क्लियर होगी बेटा, ड्यूटीज ऑल क्लियर। तो कैग के पास ड्यूटी समझ गए, तो कैग की पावर क्या क्या है, पावर का भी एक फ्लो चार्ट बना लो, द पावर्स ऑफ द कैग। देखो 3-4 पॉइंट है जो याद रखने हैं। पहला, इसके पास पावर है, पावर टू इंस्पेक्ट, पावर टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट, पावर टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस और एनी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्ट एनी ऑफिस एनी डिपार्टमेंट, जो भी उसके दायरे में आता है, which is subjected to its audit, जो भी उसके ऑडिट के दायरे में आएगा, वो किसी भी ऑफिस किसी भी डिपार्टमेंट को जाकर के कैग इंस्पेक्ट कर सकता है, ये उसके पास पावर है। उसको अलग से कोई परमिशन नहीं चाहिए, अगर अगर वो उसके ऑडिट के दायरे में आएगा तो किसी भी ऑफिस डिपार्टमेंट को जाकर ऑडिट किया जाएगा। इसका एक इसके पास पावर होती है टू एग्जामिन, इट हैज पावर टू examine all transactions and questions, to examine all transactions, examine all transactions and question the person, इसको बंद कर दो, and question the person, and can question the person who is in charge, who is the in charge of that office, उस ऑफिस का, उस डिपार्टमेंट का जो भी इंचार्ज होता है, तो उसको जाके बोल सकता है भाई सारा ट्रांजेक्शन्स मेरे को देखना है, दिखाओ। और जो मर्जी सवाल कर सकता है पर्सन इंचार्ज जो भी होता है ऑफिस डिपार्टमेंट का, ये इसकी पावर नंबर 2। अगर ये अपना ऑडिट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई खर्चे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये बोल सकता है भाई मेरे को वो रिकॉर्ड ला के दो, वो डॉक्यूमेंट ला के दो, कुछ भी, कोई भी अपने ऑडिट के रिगार्डिंग इसके पास पावर है टू कॉल फॉर, कोई भी रिकॉर्ड मंगा सकता है, कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड चाहिए वो मंगा सकता है, जो पेपर चाहिए वो मंगा सकता है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो बोल देगा कि अभी के अभी ला करके हमें दो, मना नहीं कर सकते आप, ठीक है। टू कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड, पेपर और डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ऑडिटेड एंटिटी, जिसका ये ऑडिट कर रहा है वो इसकी ऑडिटेड एंटिटी होती है, जिससे ऑडिट करेगा उससे कोई भी पेपर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट लाने को बोल सकता है। एंड लास्ट पावर है also to decide the extent, decide the extent and the manner, to decide the extent and the manner of the audit, ठीक। Clear everyone? Now this is about the duties and the powers. Now you please try to answer this question. इतनी सारी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट इसके पास ड्यूटीज है, इतनी सारी पावर है। अब आप खुद बताओ ऐसे ऑफिस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है ना। अगर ऐसा ऑफिस इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर वो काम ठीक से नहीं करेगा, वो पर्पस ठीक से सॉल्व नहीं करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बात ड्यूटीज की और पावर की है सर। अब ओवरऑल इसका रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय द कैग। क्योंकि हम बोलते हैं भाई देखो कैग जो है ना, भारत के संविधान और पार्लियामेंट के कानूनों की रक्षा करता है। जो भी भारत का संविधान और पार्लियामेंट के कानून बनाए गए हैं हमारे देश के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए, उन सबको अपहोल्ड करता है ये कैग। लेकिन साथ में कोई और काम भी करता है, कैसे करता है वो आपको समझाएंगे।
ये सिर्फ फ्लो चार्ट से नहीं होगा, इसके लिए अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो फ्लो चार्ट ना बनाते हुए आप इसमें वैसे हेडिंग बनाइएगा, द रोल, क्योंकि रोल समझ में आ गया तो फिर समझ में आ जाएगा इसको इंडिपेंडेंट रखना कितना जरूरी है, और अभी फिलहाल चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या है, कौन कौन सी परेशानियां हमारे सामने। सो लेट्स टॉक अबाउट द रोल प्लेड बाय द कैट। ठीक है, चलिए जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रोल। क्या रोल प्ले करता है कैट, दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो टॉकिंग अबाउट द रोल प्लेड बाय द कैट, इसमें कुछ हम लोग पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। सो पहला, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैग का, दैट इज बेसिकली टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and the laws of the parliament, to uphold the constitution and laws of the parliament with respect to financial administration। ठीक है, तो जो भी भारत में जो भी कानून है, जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई भी कानून, कोई भी संवैधानिक प्रोविजन है, उसका टेक केयर करने का काम ये कैग करता है। इसलिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसके बिना अधूरा है। आप देश में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बिना कैग की हेल्प के कर नहीं सकते। कैग ऑल्सो फिक्सेस the accountability it also fixes the accountability of the executive. It fixes the accountability of the executive to the parliament in all financial matters, in all the financial matters. और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन अकाउंट द फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूं, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। इट फिक्सेस द फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड लिख लो बीच में, फिक्सेस द फिस्कल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। दूसरा काम ये करता है इंपॉर्टेंट, और सबसे खास बात कैसे, जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी खास है। जो कैग है, कैग एक्चुअली प्रेजेंट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग। ये इन्हीं 3 रिपोर्ट्स के थ्रू फिस्कल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है। इट फिक्सेस द थिंग्स बाय 3 ऑडिट। 3 ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी पेश करता है कैग? नंबर 1, पहले नंबर पे ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट on appropriation, audit report on appropriation accounts, audit reports on appropriation accounts. Number 2, audit report on finance account, audit report on finance account. And number 3, audit report on public undertakings, ये चीज आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी 3 रिपोर्ट है जो कैग आपको ला करके देता है। तो 3 रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? और इन्हीं 3 रिपोर्ट्स के थ्रू ये सारी फिस्कल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है।
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में चीजों को अपहोल्ड करता है। ये तीनों रिपोर्ट्स कहां जाती हैं? ये जो तीनों रिपोर्ट्स है कैग की, दे आर देन एग्जामिन्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये कैग की ही 3 रिपोर्ट्स हैं, यू कैन राइट डाउन, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, दीज रिपोर्ट्स आर देन these reports are then these reports are then these reports are then examined by the public account committee। तभी हमने वो लाइन क्या लिखी थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है, क्योंकि इसी की रिपोर्ट्स को पैक एग्जामिन करती है और उन रिपोर्ट्स की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को फिर रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने। ठीक है ना? तो कैग की डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं, कैग की 3 रिपोर्ट्स को एग्जामिन पैक करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी, उसकी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी। ठीक है ना? चौथी चीज, नंबर 4, चौथा काम क्या है कैग का, जो हम रोल की बात कर रहे थे, ये इट्स द कैग जो ये फिक्स करेगा, कैग बेसिकली ascertain or it ensures, CAG ensures or investigates और ऑडिट, क्या इंश्योर करेगा, क्या ऑडिट करेगा, whether the money shown in the account, is actually spent, if that money is actually spent, whether the money shown in account is actually spent within legal capacity of the एग्जीक्यूटिव। भाई एग्जीक्यूटिव ने जो पैसा खर्च करके दिखाया है अकाउंट में, वो एक्चुअली में खर्चा करने लायक थे कि नहीं थे, मतलब एग्जीक्यूटिव की लीगल कैपेसिटी थी उस चीज पे पैसा खर्च करने के लिए या नहीं, वो भी चेक किया जाता है। तो अगर एग्जीक्यूटिव ने किसी ऐसी चीज पे पैसा खर्च कर दिया जो उसके डोमेन का हिस्सा ही नहीं था, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए करप्शन, उसे फिर हम करप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? इट ऑल्सो चेक्स, कैग ये भी इंश्योर करता है कि जो भी मनी स्पेंड हुआ है, ठीक है, उसको पैसा जो भी खर्च हुआ है, मनी स्पेंड, उसका पर्पस सही था कि नहीं था। ठीक है ना? तो वो पैसा सरकार के पास, सरकार की लीगल कैपेसिटी थी या नहीं थी, उसके जुरिस्डिक्शन में था कि नहीं था, विद इन जुरिस्डिक्शन और नॉट, ये सब चेक करते हैं। इस काम को, इसको कहते हैं कैग की, दिस इज कॉल्ड इट्स लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। दिस इज कॉल्ड CAG's legal and regulatory audit। ये करना जरूरी है। दिस इज ऑब्लिगेटरी। कैग इससे मना नहीं कर सकता, कैग को ये लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट करना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। ठीक है? स्टार मार्क।
There is another audit by the CAG called proprietary audit. CAG का एक और ऑडिट होता है और उसको कहते हैं proprietary audit. Please write down, that's called proprietary audit. Proprietary audit का मतलब क्या होता है? ये देखना कि जो आपने खर्चा किया है उस खर्चे के पीछे कितनी फेथफुलनेस है, कितने लॉजिक से वो खर्चा किया गया है, वो खर्चे की जरूरत थी कि फिजूल खर्ची की गई है, जो उसका एक तो लीगल एस्पेक्ट को आप लीगल एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हो कि खर्चा करने की कैपेसिटी में थे कि नहीं थे। लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में बेसिकली जो पैसा खर्च हुआ है उस पैसे खर्च करने के पीछे यू हैव टू लुक इनटू, कैग लुक्स इनटू द विजडम। क्या सोच के पैसा खर्च किया, पीछे खर्चा करने की सोच क्या थी, फेथफुलनेस, सही खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, और इकोनॉमिकली फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हुआ है, हिसाब किताब लगाया गया है कितना पैसा खर्च करना है, क्या ये उसका जुडिशियसली यूज किया गया है। तो विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार ने जो पैसा खर्च किया उसके पीछे की विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी क्या है, ये चेक करता है इनटू प्रॉपर्टी ऑडिट। लेकिन ये वाला कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। दिस ऑडिट, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज डिस्क्रिशनरी ऑडिट। ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिशनरी है। अगर कैग को जरूरत लगेगी तो करेगा, वरना नहीं भी करेगा। तो कैग दो तरह के ऑडिट कर रहा है, लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट वो मैंडेटरी है, प्रॉपर्टी ऑडिट डिस्क्रिशनरी है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। ये चीज जरूर याद करना, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है आपको। इसमें एक और चीज ऐड हो गई, नंबर 5वां पॉइंट लिखना। 2006 में 2006 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और तरह का ऑडिट जोड़ दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ऑर्डर इशू किया और वो जो तीसरा ऑडिट ऐड किया गया, दैट वाज द परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट बाय द कैग। बोला भाई कैग एक और ऑडिट करेगा, लीगल रेगुलेटरी प्रॉपर्टी के अलावा एक परफॉर्मेंस ऑडिट भी किया जाएगा। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट। क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट में, हम क्या देखेंगे भाई? तो इस ऑडिट में ये देखा जाएगा, नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑडिट में पहली चीज ये चेक की जाएगी टू व्हाट एक्सटेंट we want to audit that, up to what extent wants to audit that, up to what extent the social and economic objective sought to be achieved and at what cost। आप ये भी कैग ये भी ऑडिट करे कि कहां तक जो हमारे पूरा वो जो पैसा खर्च हुआ है, सरकार ने जो पैसा खर्च किया, उस सरकार के पैसे खर्च करने से जो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड दैट एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हुआ है, क्या खर्चा करने से उस खर्चे का सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, और अगर हुआ तो किस कीमत पे वो ऑब्जेक्टिव पूरा किया गया। सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि इतना पैसा खर्च हुआ, इतना जस्टिफाइड है खर्चा, इतना नहीं, हम उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव को भी इवैल्यूएट करें। सरकार ने खर्चा क्यों किया, किस वजह से किया।
सरकार के खर्चे के पीछे क्या कोई सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, और अगर वो पूरा हो रहा है फिर तो सक्सेसफुल खर्चा है। तो थोड़ा सा अभी तक क्या था ना, प्रॉपर्टी और लीगल ऑडिट वगैरह में ना हम थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज्यादा करते थे, क्वालिटी के ऊपर कम फोकस करते थे। तो परफॉर्मेंस ऑडिट आपको वो चांस देगा कि देखो इससे हमने अचीव क्या किया, आउटकम क्या निकला, उसके बेसिस पे भी एनालिसिस होना चाहिए। सिमिलरली ये एग्जामिन करेगा हाउ फार एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट एडिक्वली डिस्चार्जिंग इट्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। It needs to examine how much the department how much the department is discharging their duty. It examines how much department discharges their duty. Department discharging the duty. With respect to its फाइनेंशियल या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको जिस डिपार्टमेंट को भी ऑडिट करता है, वो डिपार्टमेंट को जो भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो डिपार्टमेंट अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने अच्छे से पूरा करता है, नहीं करता है, वो सब चीजों को ये चेक करेगा। राइट। एंड सिमिलरली तीसरी चीज ये चेक करता है टू एग्जामिन if the schemes executed, to examine if the schemes executed if the schemes are executed economically or not। तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट का पार्ट है। क्या कि दो चार चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो बाद में 2006 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये तीसरे काइंड ऑफ ऑडिट को किया है। क्लियर। बस एक चीज का इसमें ध्यान रखना, देखो वैसे तो सरकारी सारा कुछ ऑडिट करता है, जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं आपकी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई, जो भी आपकी सीक्रेट सर्विसेज हैं हमारे देश की, खर्चा तो वो भी करती हैं, उनके खर्चे का भी ऑडिट होता है मालूम है। मगर उनके खर्चों का डिटेल्ड ऑडिट पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर चीज वो शेयर नहीं कर सकती, हर इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकती। तो जो अपना एक्सपेंडिचर वो लिख के देती है कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको एज इट इज मान लिया जाता है। उसमें बहुत ज्यादा ऑडिट हम करवाती नहीं, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से ऑडिट होता है, बहुत डिटेल में क्या घुस नहीं सकता। तो एक जगह जहां पे ढंग से ऑडिट नहीं कर सकता है, बहुत लिमिटेड ऑडिट कर सकता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सीक्रेट सर्विसेज। ठीक है ना, ये पॉइंट आप जो है इसमें याद रखना। एक और जगह है जहां पे कैग बहुत ही लिमिटेड ऑडिट कर सकता है, वो है कॉरपोरेशंस। हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि कैग जो है वो कॉरपोरेशंस का भी ऑडिट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कॉरपोरेशन में डिपेंड करता है। देखो दो तीन तरह की कॉरपोरेशंस का, दो तीन इसमें अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जिनको टोटली कंप्लीटली कैग ऑडिट करता है, तो कैग कॉरपोरेशंस को भी ऑडिट करता है। कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जिसमें ऑडिट तो करवाया जाता है किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटर से, लेकिन उसको अपॉइंट करने के लिए कैग से कंसल्ट कर लिया जाता है। पहला केस जहां कैग खुद पूरा ऑडिट करेगा, दूसरे में ऑडिट कोई प्राइवेट ऑडिटर करेगा लेकिन उसको अपॉइंट करते समय कंसल्ट किया कैग के साथ, और तीसरे वाले में तो कैग का रोल ही नहीं है, जहां पे पूरी तरह से थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है।
तो एक कॉरपोरेशंस जो है, आपके कॉरपोरेशंस के केस में भी आपका काफी लिमिटेड है, ठीक है। पब्लिक कॉरपोरेशंस को ऑडिट करने में इसका रोल बड़ा लिमिटेड है। तो अगर आप रोल लिख ही रहे हो तो आप लास्ट में एक पॉइंट लिख सकते हो, ये नंबर 6 पॉइंट हो जाएगा फिर आपका, दैट द रोल ऑफ कैग, द रोल ऑफ कैग the role of CAG in auditing the public corporations, auditing the public corporations is limited। और लिमिटेड के लिए मैंने आपको 3 केसेस बता दी। एक वो केस जहां पे कैग पूरा ऑडिट करेगा, दूसरा जहां पे ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर करेगा, खाली प्राइवेट ऑडिटर को अपॉइंट करते टाइम सिर्फ कंसल्टेशन किया जाएगा कैग के साथ, और तीसरे केस में तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली जब गवर्नमेंट कंपनीज को करना है तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी काफी लिमिटेड सा रहता है। 7th में लिख सकते हो आप, सेम रोल ऑफ कैग, रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। सरकारी कंपनियों की ऑडिट में भी काफी लिमिटेशन है, लिमिटेड ही उनका ऑडिट होता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज जो है मोस्टली जो इनका ऑडिट होता है वो होता है प्राइवेट ऑडिटर से। इनका ऑडिट मोस्टली डन बाय प्राइवेट ऑडिटर्स। तो ये एक लिमिटेशन भी आप इसमें ऐड कर लेना। अब आप मुझे बताइए कि अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इतने इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस हैं, तो क्या कैग का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है? एब्सोल्युटली। अगर कैग जैसा ऑफिस इंडिपेंडेंट नहीं होगा देन इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द रियल पर्पस। तो हमें इसकी इंडिपेंडेंस होनी बहुत जरूरी है। एंड कैसे? संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसने इसकी इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द provisions that safeguards CAG independence। तो कैग की इंडिपेंडेंस को कैसे सेफगार्ड किया गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले तो कैग को दी गई है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कैग को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसे दिया गया है वही आपको मैंने बताया कि अगर इसको रिमूव करना होगा, इसका रिमूवल प्रोसेस, इसका जो भी रिमूवल का प्रोसेस है इट विल बी सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इसको अपनी मर्जी से आप कभी भी नहीं हटा सकते, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये इसको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है कैग को, कि वो बिना सरकार के दबाव में आके काम कर सकता है। कैग जो होता है नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। दोबारा इसको पता है कि भाई दोबारा तुझे सरकारी नौकरी करनी नहीं। तो कैग जो होता है, जो भी कैग बनेगा, कैग इज नॉट एलिजिबल, कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, फॉर फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस। ना सेंटर के अंदर ना स्टेट के अंदर, कोई और दोबारा कभी किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो उसको पता है कि यार आगे सरकारी नौकरी करनी नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, बिना फियर फेवर के काम करूंगा, है ना। जो भी इसकी सैलरीज वगैरह रहती हैं, जो भी सैलरी हैं, अलाउंसेस हैं,
वो सब का क्या है, जो भी सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं, दे आर बेसिकली चार्ज्ड अपॉन, दे आर ऑल चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और आपको पता है चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, कि इसको फिर आप इस पे वोटिंग नहीं कर सकते, आपको बताया था मैंने। जो एक्सपेंडिचर होता है चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, तो इसकी सैलरी, इसके अलाउंसेस कांट बी वोटेड अपॉन, कांट बी वोटेड। इस पे कभी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होगी, तो वो है फिक्स ना। आप इसकी सैलरी अलाउंसेस को, दे कांट बी चेंज्ड, दे कांट बी चेंज्ड टू हिज हर डिसएडवांटेज। आप इसकी सैलरी को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, अलाउंसेस को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। ये सब इंडिपेंडेंस इंश्योर करने में हेल्पफुल चीज बनाई गई है। और इसकी सैलरी वगैरह भी जो है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। जो सैलरी है, इट इज इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इसकी सैलरी भी होती है। ये सब प्रोविजन है जो कैग को इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाते हैं। ठीक है। नाउ कम्स द इश्यूज। अब मेन इश्यूज क्या है कैग के विद रिस्पेक्ट टू, सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है। सो नाउ यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट। ये प्रोविजन टू सेफगार्ड कैग इंडिपेंडेंस हो गया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द इश्यूज। What are the challenges, issues, or the challenges with respect to Comptroller Auditor General CAG? बताओ क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं कैग के। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, पहला इशू, पहला चैलेंज ये है, जहां तक इसकी बात अपॉइंटमेंट है ना, आप देखिए देयर इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिव मोनोपोली ओवर इट्स अपॉइंटमेंट। वी सी देयर इज एग्जीक्यूटिव मोनोपोली ओवर इट्स अपॉइंटमेंट। जब कैग को अपॉइंट करना होता है, कैग की अपॉइंटमेंट काफी ज्यादा एग्जीक्यूटिव की मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि संविधान में कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो करना है अपॉइंटमेंट, वो एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से करेगा। एग्जीक्यूटिव मोनोपोली को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव मोनोपोली क्यों कह रहे हैं। बिकॉज नो criteria, because no criteria mentioned in the कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा नहीं है संविधान में कोई। इसलिए एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से इसकी अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ही शॉर्टलिस्ट कर लेता है। ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरी नाम को शॉर्टलिस्ट करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर को देगा, पीएम को देगा, दस सिंपल। तो इसकी वजह से अब सोचिए, अगर नाम प्राइम मिनिस्टर खुद फाइनल कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर की ही सरकार का आपको ऑडिट करना है। आप समझो इस बात को। दूसरा चैलेंज, दूसरा इशू ये है जो समझ में आता है कि वी सी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? कैग जिस तरह से अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वही एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, उसी एग्जीक्यूटिव को ही आपको अपॉइंट करना है। मतलब आप मुझे नौकरी दे रहे हो,
आप मुझे अपॉइंट करो और मुझे आपको ही ऑडिट करना हो, ये कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जो मुझे अपॉइंट करेगा उसके खिलाफ मैं प्रॉपर अच्छे से रिपोर्ट ना दूं तो? आपने मुझे नौकरी दी है, मैं आप ही के खिलाफ खराब रिपोर्ट बनाते हुए 10 बार सोचूंगा? तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉइंटमेंट को लेकर के देर इज अ प्रॉब्लम। अपॉइंटमेंट वाला अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है। और आप हो क्या रहा है ना, मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स हैं, मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स की हम यहाँ ज्यादा अपॉइंटमेंट करते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स विच आर लॉयल टू द गवर्नमेंट, लॉयल टू द एग्जीक्यूटिव। तो उन इसीलिए दैट इज वाई हम कहते हैं भाई एग्जीक्यूटिव की काफी मोनोपोली है, और एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट में इतनी इंटरफेरेंस से उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जो आप एग्जीक्यूटिव मोनोपोली जहां पे आएगी, दिस दिस समवेयर कॉम्प्रोमाइजेस, दैट समवेयर कॉम्प्रोमाइजेस द ऑटोनॉमी, है ना? ऑटोनॉमी को ही करता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ठीक है जी। तो ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होनी है अगर एग्जीक्यूटिव की मोनोपोली अपॉइंटमेंट को लेकर के रहेगी। ये हमारा पहला और मेन चैलेंज है। दूसरा चैलेंज आ जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट की, जो हमने बात किया। तो क्या सच में परफॉर्मेंस ऑडिट की कैपेसिटी है कैग के पास? उतने वो इतना इक्विप्ड है कि वो परफॉर्मेंस ऑडिट सही से करेगा? उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, राइट? सो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था देयर इज अनदर इशू, एंड दैट इज अबाउट दैट कैग is not qualified enough, or CAG is not entitled to question the merits of policy objectives। मतलब कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट है,
क्या सही होगा कि कैग ये बताएगा कि सरकार की पॉलिसी में ऐसा हुआ, सरकार की पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, वो भी उसका डोमेन नहीं है, वो ओवर स्टेपिंग हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कैग एंटाइटल नहीं है कि वो परफॉर्मेंस ऑडिट जैसी चीज करके ये बताए कि सरकार अपने ऑब्जेक्टिव में फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। वो काम दूसरे डिपार्टमेंट्स का है, वो ओवर स्टेपिंग हो जाएगी, हमें नहीं करना चाहिए। सिमिलर अनदर इश्यू जो आपको बताया मैंने, जो सीक्रेट सर्विसेज का एक्सपेंडिचर है, जो सीक्रेट सर्विसेज का जो एक्सपेंडिचर है, ये तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से इट इज केप्ट आउट, इट इज नॉट डन बाय कैग और केप्ट आउटसाइड द कैग परव्यू, केप्ट आउटसाइड द कैग्स परव्यू। तो ये भी एक गैप है जो फुलफिल होना चाहिए। भाई पैसा तो देश का ही है, पैसा तो लोगों का ही है, चाहे वो सीक्रेट सर्विसेज इस्तेमाल करें या जो मर्जी करें, उसका भी कुछ मैकेनिज्म निकलना चाहिए। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ये एनालिसिस करता है, ये पॉलिसी, ये पैसा खर्च होने से पहले तो एनालिसिस करता नहीं है। ये जो करेगा एनालिसिस करेगा तो पैसा खर्च होने के बाद एनालिसिस करेगा। खर्चा मैंने आज कर दिया है, वो कई बार, और वो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। जो इसका प्रोसीजरल इशू है वो यही है कि इट it it does, there is only post, it does a post facto analysis. Post facto analysis means analysis done after expenditure, it is done after money is spent, after the money is spent, है ना, उसके बाद ये जाकर के एनालिसिस करता है। बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे ऑडिट करने के चक्कर में देर इज ऑल्सो देर इज अ लैक ऑफ फोकस्ड findings also, there is a lack of focus sometimes due to large number of problems। कई कई प्रॉब्लम्स को साथ में डील करने में लैक ऑफ फोकस का भी प्रॉब्लम आता है। ऊपर से जो ये अपनी रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट करता भी है, ऑडिट रिपोर्ट्स, दे आर नॉट टेकन सीरियसली, दे आर नॉट टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। कई बार सरकारें भी इसकी ऑडिट रिपोर्ट को इतना सीरियसली लेती नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ ऑडिट करने का जब आपको कोई सजेशन मानना ही नहीं है ना। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इसका सीरियसनेस वाले का एक एग्जाम्पल ये भी है, जो कैग की रिपोर्ट्स होती है ना, वो पार्लियामेंट के सामने रखनी है, विधानसभा में रखनी है, ये तो बोल दिया। कितने समय में एक रिपोर्ट आने के बाद कितने विद इन एक टाइम फ्रेम रखनी है, ऐसा प्रोविजन कहीं लिखा ही नहीं है। तो बहुत बार कैग अपनी रिपोर्ट बना के दे देता है, उसको कभी कभी तो साल, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं रिपोर्ट को टेबल होने में। तो प्रॉब्लम है डिलेड द डिलेड presentations, the delayed presentation of the CAG reports। तो कैग की रिपोर्ट्स बहुत डिले के बाद, बहुत समय के बाद, बिकॉज देर इज नो टाइम लिमिट। तो आज अगर ऑडिट हुआ है, 4 साल बाद आएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए इसी वजह से धीरे धीरे करके नंबर ऑफ रिपोर्ट्स भी कम होती जा रही हैं, वो सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, राइट।
लेकिन ये चैलेंजेस हैं, मानते हैं, ये इश्यूज हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द ऑफिस ऑफ कैग। भले ये चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, मगर इन सब के बाद भी हमें पता है, हम समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कैग। हम समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दिस ऑफिस ऑफ कैग। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ऑफिस ऑफ द कैग? क्योंकि प्रॉब्लम तो है। तो पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करने के लिए कैग का बने रहना बहुत जरूरी है। कैग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर। कैग होता है तो सेपरेशन ऑफ पावर बनी रहती है। पैसा जो खर्च करेगा वो पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर बनी रहेगी। दैट इज नंबर 2 बेनिफिट। ओवरऑल देखोगे तो इट ऑल्सो प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। इट ऑल्सो हेल्प यू प्रमोट द गुड गवर्नेंस, उसको भी प्रमोट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू रिड्यूस द इनएफिशिएंसीज। it will help you reduce inefficiency and thus fiscal discipline। इसलिए सरकार फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करेगी। भाई कल को ऑडिट करेगा कैग, तो आपकी गलतियों को पकड़ लेगा, तो पहले से अपनी इनएफिशिएंसी कम करें, राइट। कैग जो है इट ऑल्सो कोऑपरेट विद international agencies। It also cooperate with international agencies। फॉर एग्जाम्पल ये यूएन के साथ करता है, इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूएन के साथ में ये कोलैबोरेट करता है, कोऑपरेट करता है। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज, कैसे क्यों कोऑपरेट करता है? जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ऑडिट, उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है यूएन के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये सब के लिए कैग इंपॉर्टेंट है। भले ही आप जो मर्जी कहें, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, जो 3 एनुअल रिपोर्ट्स हैं कैग की, द 3 एनुअल रिपोर्ट, दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। वो रिपोर्ट्स इसके बिना बन नहीं सकती हैं, ठीक है ना। एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ऑडिट द लोकल अथॉरिटीज। बहुत जरूरी है, लोकल गवर्नमेंट को भी ऑडिट करता है, तो ग्रास रूट लेवल तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। एंड लास्ट, इट ऑल्सो क्रिएट अ पूल ऑफ अकाउंटेंट्स। जो जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे देश के बेहतरीन अकाउंटेंट्स तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इनफैक्ट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कंडक्ट करता है अपने ऑफिसर्स के लिए। तो काफी टैलेंटेड अकाउंटेंट्स देश को देता है कैग। तो इन सब से ये काफी रेलेवेंट है, काफी बढ़िया है, ठीक है। तो क्या करें सर? तो अब इसको ओवरऑल हाउ वी कैन इंप्रूव द ऑफिस ऑफ द कैग। तो ना लास्ट में लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। अभी क्या है वे फॉरवर्ड टू इंप्रूव द ऑफिस ऑफ द कैग। अपन कैसे कैग को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसको और बेटर बना सकते हैं, राइट। देखो, सबसे पहले तो आपको इसकी अपॉइंटमेंट वाली चीज को सॉर्टेड करना पड़ेगा।
पहली चीज तो we need to consider, there is need to consider the best practices for its appointment. और इसकी अपॉइंटमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूके, यूएस, कनाडा, इन कंट्रीज में जिस तरह से कैग को अपॉइंट किया जाता है, जैसे यूके के अंदर जब कैग को अपॉइंट करना हो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको भी साथ में कंसल्ट किया जाता है। तो यूके में जब कैग की अपॉइंटमेंट होती है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं होती, प्रधानमंत्री के साथ साथ में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। और बाद में उसको, जैसे हमारे राज्यसभा उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, सॉरी लोकसभा, उनका हाउस ऑफ कॉमन अपना लोकसभा, फिर बाद में पार्लियामेंट भी उसको अप्रूव करती है। तो यूके में जो कैग अपॉइंट हो रहा है उसका प्रोसेस काफी अकाउंटेबल है, प्राइम मिनिस्टर के साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, फिर इसको पार्लियामेंट भी करेगी। तो वो आप इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो ना, जिसमें वो प्रॉब्लम हट जाएगी जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई एग्जीक्यूटिव की मोनोपोली होगी, वो प्रॉब्लम हट जाएगी। सिमिलरली यूएस में तो एक प्रॉपर कमीशन, अलग से कमीशन बनाया जाता है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि भाई कैग ये इंसान को कैग होना चाहिए, ठीक है। और बाद में जो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा तो पूरा सेनेट उसको मंजूरी देगा तो वो अपॉइंट किया जाएगा। तो ऐसी अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो आप कर सकते हो। दूसरा एक चीज जरूरी क्या है, you need to enlarge we need to enlarge the scope of audit। हमें कैग के ऑडिट का स्कोप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा और वाइड करना चाहिए। कैसे? बाय ब्रिंगिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूट, जो हमारे पंचायत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो हमारी स्टेट फंडेड सोसाइटीज हैं, इनको भी वी शुड आल्सो बाय ब्रिंगिंग दीज पीआरआई स्टेट फंडिंग अथॉरिटीज अंडर कैग्स परव्यू, हमें कैग के ऑडिट के अंदर इनको भी लाना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं सर? और हम ये काम भी कर सकते हैं, तीसरा काम, कि we also need to empower, we have to further empower कैग को, थोड़ा और एम्पावर कीजिए। जैसे न्यूजीलैंड में क्या किया हुआ है, न्यूजीलैंड का एक काम अपन भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के केस में क्या होता है, न्यूजीलैंड के केस में ये लोग क्या करते हैं ना, जो कैग होता है उसके पास ये पावर है कि गवर्नमेंट से वो पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये पैसा किधर खर्च किया, हैज पावर टू आस्क फॉर लायबिलिटी लॉस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टी। अगर उन्होंने पैसा गलत इस्तेमाल किया तो वो सीधा डायरेक्टली सरकार को अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ पावर अपने कैग को भी मिलना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो तो यूके की तरह भी एम्पावर कीजिए। यूके के अंदर एक्चुअली जो नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो सही है, क्योंकि वहां पैसा खर्च करने से भी पहले कंसल्ट करना पड़ता है। वो कंट्रोलर का मतलब होता है कि बिफोर इश्यू ऑफ द मनी, पैसा देते वक्त भी पूछेगा किधर पैसा खर्च करोगे, ना कि सिर्फ पैसा खर्च करने के बाद पूछेगा कि किधर पैसा खर्च किया। तो सही मायनों में जो यूके के अंदर है वो कैग प्रॉपर काम कर रहा है, पैसा खर्च करने से पहले भी पूछेगा, बाद में भी पूछेगा। अपने कैग को एम्पावर करना होगा, वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। और कई जगह ये भी इसमें आया है, एक जगह सजेशन ये भी था कि जो हमारी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की एक्ट है 1971 वाली, उसे भी अपने को अमेंड करना चाहिए, ताकि डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर सरकार कहीं पे 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
अगर किसी भी डिफेंस पे खर्च होता है तो उसका भी प्री ऑडिट होना चाहिए। तो चौथा, डिफेंस छोड़िए, इन जनरल भी अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट डाउन कि देयर हैज टू बी प्री ऑडिट फॉर एनी एक्सपेंडिचर मोर देन ए सर्टेन लिमिट। कोई 3,000 करोड़ लिमिट नहीं है, बट ऐसा कोई भी लिमिट हो सकता है। तो प्री ऑडिट फॉर एनी, जो भी बहुत ज्यादा टू मच कोई भी लार्ज एक्सपेंडिचर सरकार करे उसका प्री ऑडिट कराइए, ताकि बाद में प्रॉब्लम उसमें ना आए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे प्रॉब्लम उसकी रिपोर्ट को लेकर के है ना, तो कैग का भी जो सारा प्रोसीजर है, ठीक है, कैग के ऊपर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। कैग मस्ट बी हैविंग अ टाइम लिमिट कि भाई कितने टाइम में आपको अपना वो जमा करनी है। टाइम लिमिट होगा कितने टाइम में रिपोर्ट बना के देनी है। फिर वो टाइम लिमिट होगा कि इसकी रिपोर्ट को कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ 1 वीक आपको आगे पार्लियामेंट को पेश करना है। ऐसा टाइम लिमिट का काम होना जरूरी है, तब जाकर के आपको इसमें रियल इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। टुमारो वी विल टॉक अबाउट द अटॉर्नी जनरल।